सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा की 542 सीटों पर 7 चरणों में 66% से ज्यादा मतदान। 7वें और अंतिम चरण की 59 सीटों पर करीब 65% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 77 और मध्य प्रदेश में 76% लोगों ने डाले वोट। हिमाचल प्रदेश और झारखंड में 71% से ज्यादा वोटिंग। पंजाब में 66 और चंडीगढ़ में 64% मतदान। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के मतदान के दौरान भी हिंसा। बीजेपी के चुनाव आयोग से आचार संहिता खत्म होने तक केंद्रीय बलों की तैनाती बरकरार रखने की अपील। निर्मला सीतारमण ने कहा, टीएमसी कार्यकर्ता मतदाताओं के एक वर्ग बना सकते हैं निशाना। बीजेपी के अलावा सीपीएम और कांग्रेस की भी कई बूथों पर फिर मतदान की मांग। लोकसभा चुनाव के दौरान 3500 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, शराब और मादक पदार्थ जब्त। 2014 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है जब्त सामानों की कीमत। सोशल मीडिया मंचों से हटाए गए 909 पोस्ट। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले पेड न्यूज के मामलों में 50% कमी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में खत्म हुए चुनाव अभियान के दौरान चुनावी बहसों की गिरती गुणवत्ता पर जताई चिंता। कहा, विरोधियों को प्रतिद्वंदी समझें, शत्रु नहीं। संस्थानों का सम्मान करने की दी सलाह। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी। कहा, अमेरिका के साथ किया युद्ध तो नहीं बचेगा ईरान का नामो निशान। सऊदी अरब ने ताजा हालात पर चर्चा के लिए 30 मई को मक्का में अरब देशों के नेताओं की बुलाई आपात बैठक। और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में केंद्र शासित चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान के साथ ही 542 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। लोकसभा चुनाव के तहत 7 चरणों में 66% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 7वें और आखिरी चरण में करीब 64.77% मतदान दर्ज किया गया है। 7 चरण के चुनाव में लोकसभा की 543 सीटों में से 542 सीटों पर मतदान हो चुका है। तमिलनाडु के वेल्लोर सीट पर मतदान में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर मतदान रद्द कर दिया गया था। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी वेल्लोर सीट पर मतदान की तिथि तय नहीं की गई है। सभी 7 चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे 8049 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है और अब सबकी नजरें 23 मई को आने वाले नतीजों पर लग गई हैं। पहले चरण में 91 लोकसभा सीटों पर 69.61% मतदान हुआ। वहीं दूसरे दौर में 95 लोकसभा सीटों पर 69.44% मतदान हुआ। प्रत्येक चरण में मत प्रतिशत घटने का सिलसिला इसके बाद शुरू हो गया और 7वें चरण तक जारी रहा। तीसरे चरण में 116 लोकसभा सीटों पर 68.40% मतदान हुआ। चौथे चरण में 71 लोकसभा सीटों पर 65.50% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं 5वें दौर में 51 लोकसभा सीटों पर 64.16% और छठे चरण में 59 लोकसभा सीटों पर 63.49% मतदान हुआ। अंतिम चरण में 64.77% मतदान दर्ज किया गया। इस दौर में पंजाब की सभी 13 सीटों पर 65.85% मतदान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 58.01% मतदान हुआ। इस दौर में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 76.69% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 75.54% मतदान हुआ, जबकि बिहार की 8 सीटों पर 53.36% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर 71.52% वोटिंग हुई, जबकि झारखंड की 3 सीटों पर 71.16% मतदान दर्ज किया गया। In
disseminate information to all the voters, and all the crucial information was given to the Election Commission through the media and also to all the stakeholders. I'm immensely thankful to the millions of voters who are the most important stakeholders for the Election Commission of India, and they have lived up to the ideals set forth in the Constitution of India. They came in a very large number. We hope that this turnout will be much better than what it was in the last election. Braving the harshness of weather, scorching heat, and impediment of other kinds, they came forward in a large number and voted all across the phases in different rounds of elections. We are extremely thankful to the senior citizens and persons with disabilities and the women voters. Their fortitude and resolute will be there to help us building this electoral process stronger. We are thankful to all the field machinery, all the presiding officers, all the booth level officers, all the volunteers, returning officers, district election officers, chief electoral officers, and all other state nodal officers. They have toiled day and night despite adverse circumstances, at times with one goal in mind: the smooth conduct of free and fair election. Our thanks to lakhs of the security personnel from the CPF, police and other organizations. It was a task arduous and exhausting, traveling hundreds of kilometers in order to ensure an atmosphere of peace and reassurance to every voter. We are thankful to all other stakeholders, all civil society organizations who helped us in connecting and engaging with the voters directly. और आइए किस तरह का मतदान रहा है पंजाब में, ये बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान चंडीगढ़ से मौजूद हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कैसा चुनाव रहा, ये बताने के लिए इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह। रविंद्र, अगर पहले आपके पास रुक करें तो पूरे पंजाब ने कल वोटिंग की और 66% मतदान दर्ज हुआ। वहीं चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 64% मतदान दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर कैसा रहा चुनाव? जी देखिए प्रीति, जिस तरीके से कल चुनाव हुआ है, सवेरे से ही लोग लंबी कतारों में आना शुरू हो गए थे। 7 बजे का चुनाव शुरू होना था, लेकिन 6:30 बजे से हमने देखा तो शाम होते होते मत प्रतिशत जो 66% हुआ है आखिरी आंकड़ा आने तक। लेकिन अभी भी चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ इलाकों का कंपाइलेशन जारी है और इस आंकड़े में भी कुछ और सुधार होने की अभी गुंजाइश है। तो ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, ये अंतरिम आंकड़ा है और इसमें अभी और तब्दीली होने की संभावना है। जो कुछ दूरदराज के इलाके हैं उन पर कंपाइलेशन करने के बाद चुनाव आयोग अंतिम जो अपना आंकड़े है वो जारी करेगा। लेकिन मोर और लेस अगर जिस तरह से बात की जाए, जो चुनाव आयोग ने पूरा स्वीप कैंपेन चलाया था और जिस तरीके से दूर दूर तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी, और खासतौर पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन 3 ऐसे इंसिडेंट्स थे जो कि रिपोर्ट किए गए हैं, एक भटिंडा में, फिरोजपुर में और खडूर साहब लोकसभा क्षेत्र में, जिनमें एक हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 जगह पर झड़प की जानकारी जो है वो लगी है। लेकिन इन 3 जो घटनाएं हुई हैं, इनमें से तीनों पोल से संबंधित थी या फिर गैर राजनीतिक भी उसमें किसी तरह का घटना हुई है, इस बात की अभी तक कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन माना यही जा रहा है कि ये तीनों घटनाएं जो है, जिनमें एक मर्डर भी हुआ है, ये तीनों पोल रिलेटेड वायलेंस ही रही हैं। हाँ। तो अगर इन घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी चुनाव शांतिपूर्वक रहा है। लोगों ने अपने मताधिकार का बखूबी इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से हम लोग सवेरे से उत्साह देख रहे थे, शाम तक उसी टेम्पो को लोगों ने बनाए रखा और खूब अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इसके बाद जिस तरीके से 6 बजे के बाद जब तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल्स भी दिखा दिए हैं, तो हम लोग जो शुरू से रिपोर्ट जिस तरह से कर रहे थे, राज्यसभा टीवी लगातार जो रिपोर्ट कर रहा था, उसी तरीके के आंकड़े भी सामने आए हैं। और चुनाव काफी जो है बाइपोलर इलेक्शन पंजाब का जिस तरह से लग रहा था कि कांग्रेस वर्सेस शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की ही फाइट यहाँ पर है, उसी तरीके के एग्जिट पोल्स में भी दिखाई दिया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जब वोटर्स ने अपना काम कर दिया है तो उम्मीदवार ज्यादा एंक्शियस हैं और सब लोग 23 मई का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल। नविक्रम, आपके पास आए तो मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत कल दिखाया और 76% लोगों ने कल यहाँ वोट डाले हैं। एक तरह से गजब का उत्साह मध्य प्रदेश में भी देखा गया।
कुल मिलाकर पूरा चुनाव मध्य प्रदेश की बात करें तो किस तरह का रहा? बिल्कुल प्रीति, कल जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी। लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे और गजब का उत्साह देखने को मिला हर उम्र के मतदाता में। ख़ासतौर पर अगर हम शहरी इलाकों में अक्सर देखते हैं कि मतदान कम होता है, लेकिन इंदौर जो शहरी इलाका है सबसे बड़ा, यहाँ पर जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ करीब 70% मतदान हुआ। और जो जैसे देवास, शाहजहाँपुर, यहाँ करीब 80% तक मतदान पहुँचा। तो ऐसे में ये जो आंकड़े हैं दिखाते हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया, मताधिकार का इस्तेमाल किया। और जो चुनाव आयोग की मुहिम थी कि चुनाव आयोग ने कोशिश की थी स्वीप एक्टिविटीज़ के ज़रिए, साथ ही चुनाव आयोग ने कोशिश की थी जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पूरी तरीके से सहूलियत बनाई जाए। एक इंदौर में एक मतदान केंद्र मॉडल जो मतदान केंद्र बनाया गया था उसमें एसी से लेकर और पानी से लेकर कमोबेश सभी सुविधाएं थी कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। चाय कॉफ़ी की सुविधा थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने कोशिश की थी कि बेहतर मतदान हो, तो उसका नतीजा यहाँ दिखाई दिया मध्य प्रदेश में। यहाँ जो आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है धार के आसपास, वहां पर भी बहुत अच्छा मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी ताकि मतदाताओं को सभी सुविधाएं हो, गर्मी में पीने का पानी मिले, छांव मिले, और बड़े से बड़ी तादाद में लोग मतदान करने पहुंचे। तो मध्य प्रदेश में उत्साह लोगों का भी कम नजर नहीं आया और बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नविक्रम, इंदौर से हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। रविंद्र सिंह शोरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं बात करें दूसरे राज्यों की, तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा देखने को मिली। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निरंजन रॉय की कार पर हमला हुआ। बंगाल में पिछले 6 चरणों के दौरान भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। जाधवपुर और बशीरहाट में बीजेपी ने टीएमसी पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस बीच बीजेपी ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को हार दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में हिंसा की जा रही है। दूसरी तरफ टीएमसी ने उल्टे बीजेपी पर वार करते हुए कहा है कि वो राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव नहीं चाहती। इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आचार संहिता खत्म होने तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती बरकरार रखी जाए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने आशंका जताई है कि मतदान पूरा होने के बाद भी टीएमसी कार्यकर्ता मतदाताओं के एक वर्ग को निशाना बना सकते हैं। हमारे मांग ये है कि वोटर को टीएमसी धमकी देने वाले जो कार्यक्रम हो रही है उधर, उसको इलेक्शन कमीशन संज्ञान में लेना चाहिए। और ये भी हमारे ये मांग है कि आज से लेकर के, क्योंकि हमें डर है कि बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा ने जो पहले से धमकी देते आ रहे हैं, इंच इंच का बदला लेने के विषय जो वो बार बार बोल रहे हैं, और उनके कहने में टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम बाहर आकर के लोगों को पिटाई वगैरह करते हैं। इसीलिए हमें डर है पोलिंग खत्म होने के बाद से टीएमसी का नरसंहार उधर शुरू होगा क्या। इसीलिए हम मानते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स उधर रहें, पूरे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब तक खत्म ना हो। और बीजेपी के अलावा वाम दलों और कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा पर चिंता जताई है। बीजेपी ने आखिरी चरण के 9 संसदीय सीटों में से 8 के कई बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की है। कांग्रेस और वाम दलों ने भी कई बूथों पर फिर से मतदान की मांग की है। और हमारी संवाददाता अनु दीवान इस समय कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रही है, उनका हम रुख करेंगे। अनु, आखिरी चरण के मतदान के बाद एक बार फिर सबसे ज्यादा मतदान की खबरें पश्चिम बंगाल से आई, लेकिन एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू कि हिंसा की भी खबरें आई और यहाँ तक कि तमाम दल जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि कुछ बूथों पर पुनर्मतदान हो। हिंसा की आशंका आगे भी जताई जा रही है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर फिलहाल चुनाव के बाद वहां माहौल कैसा है? जैसे कल सुबह मतदान शुरू हुआ तो उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से 6 चरणों तक यहाँ पे हिंसा का ही माहौल देखने को मिला हर चरण में, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद आखिरी चरण जो होगा उसमें किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये देखा गया कि हिंसा की
3 बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें से भी हिंसा की खबरें आई। जैसे हम बात करें डायमंड हार्बर में, देखा गया कि निरंजन रॉय जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, उनकी कार के ऊपर अटैक किया गया, वहां पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहीं बशीरहाट और जादवपुर में भी बीजेपी का आरोप है कि कई लोगों को वोट करने से आने से रोका गया था, जिसके कारण जो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता थे उसमें थोड़ी सी झड़प हुई है। ये अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से कई सारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। 710 कंपनियां तैनात की गई थी। क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई थी। 460 से ऊपर क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई थी कि किसी तरह की हिंसा जो है वो माहौल को खराब ना करे। लेकिन फिर भी देखा गया कि पश्चिम बंगाल जो आखिरी चरण था उसमें भी हिंसा के रूबरू हो गया लोगों में। और अब ये देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो भी राजनीतिक दल है, जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या वामदल, इन सब की मांग है जी अनु कि यहाँ पे कई जगहों पे दोबारा से वोटिंग कराई जाए। और साथ ही साथ ये भी मांग बिल्कुल, अब इस मांग पर चुनाव है आयोग क्या कदम उठाता है ये देखना होगा। अनु, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इस बीच चुनाव आयोग ने 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने 3,449 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की नकदी, मादक पदार्थ, शराब और कीमती धातु समेत दूसरी वस्तुएं जब्त की हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस बार जब्त हुई चीजें 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हैं। चुनाव आयोग के महानिदेशक दिलीप शर्मा ने कहा कि 2014 में 1,206 करोड़ रुपए मूल्य की चीजें जब्त की गई थी। इस बार 10 मार्च से 19 मई के बीच 839.03 करोड़ रुपए की नकदी, 294.41 करोड़ रुपए मूल्य की शराब, 1,270.37 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ, 986.76 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और अन्य कीमती धातुएं, साथ ही 58 करोड़ के करीब रुपए की साड़ियां, कलाई घड़ियां और दूसरी चीजें भी जब्त की गई हैं। The seizures made by all our enforcement teams starting from the date of announcement till today evening 5 p.m. The total cash seizure has been rupees 839.03 crores. Total liquor seizure is rupees 294.41 crores. Total drugs and narcotics seizure is rupees 1270.37 crores. Total precious metal and jewelry items that are used for inducement of voters stands at rupees 986.76 crores, and total freebies seizure is rupees 58.56 crores. So the grand total of all seizures made by our teams during this entire election period in 2019 elections is rupees 3,449.12 crores. Last time I only shared the figures with you, if my memory serves me right, it was 1,203 crores, 1,206 crores. Cash was 303 crores. और लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया मंचों से 909 पोस्ट हटाए गए और 647 पेड न्यूज के मामले पाए गए। चुनाव आयोग ने पहली बार सोशल मीडिया के लिए ऐच्छिक आचार लागू की थी और सभी चुनाव क्षेत्रों में विशेषज्ञों और नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। फेसबुक से 650 पोस्ट, ट्विटर से 220, शेयर चैट से 31, गूगल से 5 और व्हाट्सएप से 3 पोस्ट हटाई गई। चुनाव आयोग के अनुसार 647 पेड न्यूज के मामले पाए गए, जो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 50% कम है। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान पेड न्यूज के 1,297 मामले पाए गए, जो सबसे ज्यादा खराब स्थिति थी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के साथ कल 5 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान का काम पूरा हो गया है। जिन राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ उनमें पश्चिम बंगाल की 5, तमिलनाडु की 4, कर्नाटक की 2, गोवा और उत्तर प्रदेश की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है। तमिलनाडु में 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें सोरूर, अरवाकुरुची, ओट्टापीदाबरम और तिरुवप्पाकरण कुंद्रम विधानसभा सीटें शामिल हैं। तमिलनाडु की इन 4 विधानसभा सीटों पर 68% से ज्यादा मतदान हुआ। इन चारों सीटों पर कुल 63 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। यह मुख्य मुकाबला AIADMK और DMK के बीच है। इससे पहले 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 18 अप्रैल को हो चुका है।
ये उपचुनाव तमिलनाडु की राजनीति के लिए काफी अहम है। 234 सदस्य विधानसभा में स्पीकर को मिलाकर एआईएडीएमके के पास 113 विधायक हैं। सदन में बहुमत के लिए 117 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। वही विपक्षी दल डीएमके और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 97 है, जबकि डीएमके कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल के पास 1 विधायक है। कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल में संपन्न हुए चुनाव अभियान के दौरान चुनावी बहसों की गिरती गुणवत्ता पर चिंता जताई है, जिसमें राजनेता सार्वजनिक चिंताओं के व्यापक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह व्यक्तिगत हमलों पर उतर आए। कोस्टारिका में यूनिवर्सिटी फॉर पीस द्वारा हाल ही में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किए जाने के बाद उपराष्ट्रपति को सम्मानित किए जाने के मौके पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुए समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनेताओं को यह याद रखना चाहिए कि वो केवल प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु नहीं, इसलिए भाषा की मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों और प्रेस को भी इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गिरते मानदंडों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने विधायकों, राजनीतिक दलों, संस्थानों और सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों सहित सभी लोगों से उच्च मानक और मूल्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोगों से चरित्र, निष्ठा, व्यवहार और क्षमता के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन और निर्वाचन करने को भी कहा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भरता अर्जित करने के लिए दलहन की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों से उनकी उपज में सुधार लाने पर अनुसंधानों में तेजी लाने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने कल आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान समूह की वार्षिक समूह बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च उपज वाली रोग और कीटनाशक अनुकूलन बीज किस्मों के उपयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन तकनीकों में भी सुधार लाने और दलहन उत्पादन के तहत अतिरिक्त अजोत भूमि को लाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ क्षेत्र के लिहाज से इसकी हिस्सेदारी 34% और उत्पादन के मामले में 24% है, जिसके बाद म्यांमार, कनाडा, चीन, नाइजीरिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। Pulses as well as cereals production is also goes in similar manner. You must focus more on productivity in pulses. The total consumption of various pulses and pulse production in India is about 21 to 22 million tons. India's annual pulse production is about 18.45 million, covering an area of about 33.47 million hectares, majority of which falls under rain-fed, resource-poor and harsh environments frequently prone to drought and other abiotic stress conditions. To meet the demand of pulses, India is at present importing about 4.2 million tons from different countries, including the USA and Russia. In order to ensure self-sufficiency, the pulse requirements in the country is projected to be 32 million tons by 2030. However, import of pulses declined from 100 lakh tons in 16-17 to 56.5 lakh tons in 17-18, resulting in a saving of foreign exchange amount of 9,775 crores. ओडिशा में आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट 2019 की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में नीट परीक्षा का दोबारा आयोजन किया जा रहा है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान फोनी के चलते राज्य में परीक्षा टाल दी गई थी। वहीं कर्नाटक के सैकड़ों छात्र इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए थे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी फोनी तूफान के कारण नीट की परीक्षा में छात्र हिस्सा नहीं ले सके थे। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए भी दोबारा आयोजित की जा रही है जिन्हें ओडिशा में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की। वो केदारनाथ में हिमालय की गुफा में ध्यान लगाने के बाद बद्रीनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने अलकनंदा नदी पर बने पुल को पैदल पार करके सिंहद्वार से बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा की। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय जनता मौजूद थी, जिनका प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को चुनाव में जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने मॉरिसन को गतिशील नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया की प्रगति की कामना की है। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में वो दोनों देशों के बीच संबंध और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।
ऑस्ट्रेलिया में हुए संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की जीत हुई है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने अमेरिकी हितों पर हमला किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे में ट्रंप के इस बयान से स्थिति और गंभीर हो सकती है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिका ने एक कैरियर ग्रुप और B-52 बॉम्बर को खाड़ी में तैनात कर दिया है। इससे पहले अमेरिकी राजनयिकों ने आगाह किया था कि फारस की खाड़ी के ऊपर से गुजरने वाले कमर्शियल विमानों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच सऊदी अरब ने ताज़ा हालात पर चर्चा के लिए 30 मई को मक्का में अरब देशों के नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। स्विट्जरलैंड की जनता ने कल बंदूकों के संबंध में देश के कानूनों में कड़ाई लाने और यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह के अंतिम परिणाम के अनुसार 63.7% लोगों ने स्विस बंदूक कानूनों में बदलाव करने के पक्ष में वोट डाला। ज्यादातर लोगों ने बंदूक कानून में बदलाव के पक्ष में वोट डाला, लेकिन स्विट्जरलैंड के 26 कैंटोन में से एक टिसिनो ने विपक्ष में वोट डाला है। यूरोपीय संघ ने अपने साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने की शर्त के रूप में स्विट्जरलैंड से बंदूक कानून में बदलाव करने को कहा था। वहीं खेलों की बात करें तो स्पेन के राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। नडाल का इस साल का ये पहला खिताब है। नडाल ने 2 घंटे 25 मिनट तक चले मुकाबले में जोकोविच को 6-0, 4-6, 6-1 से शिकस्त दी। वहीं चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने ब्रिटेन की जोहाना कोंटा को 6-3, 6-4 से हराया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।